एसआईआर को लेकर आप लोग लगातार ये कहते रहे कि नहीं ये तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये तो असंवैधानिक है, और आज तो कोर्ट ने कह दिया कि पूरी की पूरी प्रक्रिया संवैधानिक है। तो विपक्ष क्या अपनी राजनीति या अपने नैरेटिव बिल्डिंग को इस सुप्रीम फैसले के साथ खत्म कर देगा, फुल स्टॉप लगाएगा? अंश, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी जी। देखिए, बात सच्चाई क्या है कि ये सवाल कभी था ही नहीं कि क्या एसआईआर की प्रक्रिया सही है या गलत है। एसआईआर पहले भी होता रहा है, इतिहास में ये कोई नई प्रक्रिया नहीं है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये था कि एसआईआर की प्रक्रिया करवाने वाली जो संस्थान है, क्या वो निष्पक्ष है या नहीं, इस चीज पर हमेशा सवाल रहा है। क्योंकि जिस प्रकार से आज चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी का पिट्ठू बन के काम कर रहा है, उनका फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन बन के काम कर रहा है, इसमें कोई दोराही की बात है ही नहीं। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि चुनाव आयोग का जो दफ्तर वहां पे खुला हुआ है, इसको बंद करके बीजेपी के ऑफिस में ही एक उसको फ्लोर दे देना चाहिए, बहुत अच्छे से वहां पे वो कर पाएंगे। लेकिन एक बात आ जाते हैं, यहाँ पे जो आज फैसला आया है, इस फैसले में एक जो बातें रखी गई है, वो सारी बातें सब लोगों को पहले से ही पता था। चुनाव आयोग के दायरे में आता है एसआईआर की प्रक्रिया करवाने, सबको पता था। इसमें नया क्या था? ये सबको पता था कि भैया जो है ये फैसला आने वाला था। इसमें नया क्या था? इसमें सबको पता था कि आधार कार्ड के ऊपर ये तमाम जो डिस्क्रिपेंसीज थी। लेकिन एक बात और जो है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने पैरा में कहा है, अपने जजमेंट में कहा है कि तमाम डिस्क्रिपेंसीज आई थी, तमाम इरेगुलरिटीज आई थी, लेकिन उसका जो है सही से निपटारा हो पाया। इस वजह से जो है ये जो है एसआईआर की प्रक्रिया अच्छे से हो पाई। लेकिन उस डिस्क्रिपेंसी को उठाने का काम किसने किया? यही विपक्ष की पार्टियों ने किया था। यही विपक्ष की पार्टियों ने कहा था जब सुप्रीम कोर्ट में ये सवाल उठा कि जो मृत लोग हैं उनको आप लेकर आ जाइए, हम पूरी प्रक्रिया को निरस्त कर देंगे। हम लोग लेकर आ गए, वहां पे उन्होंने 15 मांगे थे, हम जो है 17 लोगों को लेकर आ गए थे। तो उसके टाइम पे चुनाव आयोग के पास कोई जवाब नहीं रहा। हाँ, लोगों चुनाव आयोग के पास तब कोई जवाब नहीं रहा जब जो है हमने देखा कि कैसे आपने एक ही पते पे इतने सारे लोगों को जो जमा करने का काम कर दिया। कैसे सुप्रीम कोर्ट ने आपको कहा कि भैया आप आधार कार्ड को शामिल करिए, लेकिन आपने जो है चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट ने उसका जिक्र नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने इसका जिक्र नहीं किया कि कैसे तमाम डिस्क्रिपेंसीज आई। इस चीज का आपने जो है जवाब देने का काम नहीं किया कि कैसे आपने बंगाल में आपने 27 लाख लोगों के भविष्य को अधर में डाल दिया। अगर वो 27 लाख लोगों की अगर सुनवाई हो जाती, आज 6000 सुनवाई हुई, जिसमें से जो है 80% लोग जो है वैध पाएगा और उनका नाम वोटर लिस्ट में आ गया। 27 लोगों की अगर लाख लोगों की अगर सुनवाई हो जाती, उनका नाम भी वोटर लिस्ट में आ जाता, तो शायद परिणाम कुछ और होता। ये जो वोट चोरी बिहार बंगाल में की गई थी, शायद से वो नहीं हो पाती। लेकिन उन 27 लाख लोगों पर क्या सुप्रीम कोर्ट ने एक बार भी जवाब देने का काम किया? आपने ये कह दिया कि चुनाव आयोग का काम नहीं है कि नागरिकता तय करे। ये बात हम लोग भी कह रहे हैं, ये बात सबको पता है। तो ये काहे जो पूरा एसआईआर की प्रक्रिया चलाई जा रही थी, उसका इस प्रकार से प्रचार किया जा रहा था कि इससे नागरिकता की जांच होगी। आपने आज जो है कह दिया कि इसका काम जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी करेगी, चुनाव आयोग का दायरा है नहीं। ये बात तो सबको पता था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? काम कर रहा है सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा इसे लेकर? जब ये कहा गया याचिकाकर्ता की तरफ से इनडायरेक्टली नागरिकता की जांच कर रहा है चुनाव आयोग, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे स्वीकार नहीं किया और ये कहा कि चुनाव आयोग नागरिकता का अंतिम फैसला नहीं कर सकता, लेकिन वोटर लिस्ट की शुद्धता बनाए रखने के लिए दस्तावेजों का सत्यापन जरूर कर सकता है। और अंश, ये आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, ये आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, देयर इज अ प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि आपका अगर वोटर लिस्ट से नाम कट गया तो आपकी नागरिकता चली गई, ऐसा तो नहीं हुआ आज तक। आपके पास ऐसा भी नहीं है कि वोटर लिस्ट से नाम कट गया तो आपके पास दूसरा तरीका नहीं है। भाई पहले नोटिस, अंश, पूरी की पूरी प्रक्रिया का इसमें पालन हुआ। आप ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन पर हमने सवाल उठाया, तो आज सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन पर सवाल क्यों नहीं उठाया? मेरा सीधा सा ये कहना है। सारी दलीलें रखी गई थी ना, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन पर सवाल नहीं उठाया। ये कहा उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, दे विल गो अहेड विद इट। पूर्णिमा जी, सच्चाई क्या है कि आज इन्होंने सारी संस्थाओं को जो है बीजेपी ने अपने पास कर लिया है। आप देखेंगे बीसी, अरे आप बीजेपी का रोल ही नहीं है ना भाई, यहाँ तो सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट में मामला था और इलेक्शन कमीशन की प्रक्रिया को लेकर सवाल था। नहीं पूर्णिमा जी, इसी सुप्रीम कोर्ट में ये भी मामला आया था कि कैसे हरियाणा में पंचायत के चुनाव। अरे अभी की बात बताइए ना साहब, अभी की बात बताइए, बीजेपी का क्या रोल है इसमें? मैं वही बता रहा हूँ, आप मुझे बोलने क्या? नहीं सर सुनिए, अभी ना बातों को गोलमोल मत घुमाइए। अंश, मैं बहुत क्लियरली पूछ रही हूँ कि क्या सुप्रीम कोर्ट में बीजेपी का नाम आया? किसी भी दलील में सुप्रीम कोर्ट के दौरान, सुनवाई के दौरान, क्या बीजेपी का नाम आया, पार्टी का?
अब मैं बताता हूं, बीजेपी का जो है, जो चुनाव आयोग के माध्यम से जो वो पूरी प्रक्रिया को चलाने का काम कर रही है, इसलिए यहाँ पे वो उन्होंने चुनाव आयोग कोई अलग नहीं, ऐसा आपका सोचना है, पर ऐसा रियल में है या नहीं? दोनों बातें अलग अलग हैं। दोनों बातें अलग अलग हैं। इलेक्शन कमीशन एक संवैधानिक संस्था है, उसके पास अपने संवैधानिक अधिकार हैं अंश, और अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी, आरपी सिंह साहब, अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी विपक्ष की शक शुबा बनी हुई है, इलेक्शन कमीशन पर सवाल है, तो कैसे यह असंवैधानिक नहीं है जो विपक्ष कर रहा है? नहीं, लेट हिम ऑल्सो स्पीक ना, यू हैव बीन स्पीकिंग, लेट हिम ऑल्सो स्पीक, यू हैव रेज्ड इनफ क्वेश्चंस, लेट हिम स्पीक। आरपी सिंह साहब बताइए, चुनाव प्रक्रिया को लेकर, इलेक्शन कमीशन को लेकर, सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई को लेकर बीजेपी का रोल क्या है? अंश वर्ष को 5 सेकंड बोलने दीजिए, नहीं तो ये कहेंगे कि हमारे को बोलने नहीं देती पूर्णिमा, बोलने इनको बोलने दीजिए। कल आप कोई बात नहीं सिंह साहब, कल आप पे भी प्रश्न उठाएंगे, कोई बात नहीं सिंह साहब, बोलिएगा, इनकी तसल्ली हो लेने दीजिए एक बार। बोलिए सर, सिंह साहब बोलिए। मैं देखिए पूर्णिमा जी, कोर्ट ने 2 मूल बातें हुई। एक तो उन्होंने कहा कि ये जो पूरी प्रक्रिया है ये कानून का उल्लंघन नहीं है, बड़ी स्पष्टता से कहा। और दूसरा उन्होंने कहा कि ECI हैज पावर टू गो इनटू क्वेश्चनिंग ऑफ सिटीजनशिप, वो नागरिकता पर प्रश्न खड़ा कर सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला मेरे हाथ में है। तीसरी बात, जो मूल बात है कि जो वोटर लिस्ट के लिए वो है कि 18 साल की उम्र और देश का नागरिक होना। अब इसकी अगर जांच हो रही है तो इसमें क्या दिक्कत? इन्होंने तो SIR पर खूब सारा एक इन्होंने रैली निकाली थी, इन्होंने अपनी तरफ से वोट चोरी की यात्रा भी निकाली थी बिहार के अंदर। अंततः क्या हुआ? फिर भी लोगों ने इनको सिरे से नकार दिया। क्या कि ये कहते हैं कि 27 लाख वोट कट गए, उतने वोट कट गए, तो भैया उतने लोगों को सड़क पर ले आते। कोई आपको लगता है बिहार के, बंगाल के लोग ऐसे हैं कि जो सड़क पर नहीं आ सकते, जो ऐसे हैं कि जो पॉलिटिकली अजाइल या अलाइव नहीं है, जो राजनीतिक तौर पर संवेदनशील नहीं है, वो सबके सब सड़क पे भी आ सकते थे। अगर आपकी राजनीतिक प्रक्रिया ठीक होती तो आप ले आते। तीसरी बात, इनसे पूछिए, जब पूरी प्रक्रिया होती, अभी यूपी में हुई, सपा पार्टी ने वहाँ पर नीचे अपने एजेंट खड़े किए नहीं किए, BLA खड़े किए नहीं किए। इसी प्रकार से इनको भी बिहार के अंदर खड़े करने चाहिए थे। उनको समय मिलता है, परंतु ये सब करेंगे नहीं। मैं अब दूसरा उदाहरण देता हूँ। बिहार का चुनाव हो गया, रिजल्ट आ गया, इनमें से पूछिए कितने लोगों ने पिटीशन लगाई रिजल्ट के ऊपर या इलेक्शन के ऊपर। अभी बंगाल का हो गया, 25-26 दिन, 27 दिन हो चले, 20 दिन और बचे हैं। जरा 45 दिन के अंदर पिटीशन लगानी होती है, कितने लोग लगाएंगे? एक आखिरी बात, ये जो बार बार चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर, चुनाव आयोग पर प्रश्न उठाते हैं, अरे आपके समय में तो चुनाव आयोग वो होता था जो बाथरूम में जाकर सोनिया बहन जी को जाकर बोलता था कि नहीं ये फैसला हुआ है। ये मैं नहीं कह रहा, इलेक्शन कमीशन जो तबके थे, कृष्णमूर्ति जी, उन्होंने ऐसा कहा कि वो जाकर अपने पॉलिटिकल बॉसेस को बताते थे, और बाद में उन्हीं नवीन सिन्हा जी को इलेक्शन कमीशन बना दिया गया था। मतलब अति जिस बात की है कि जिसको लेकर जबकि चीफ इलेक्शन कमीशनर शिकायत कर रहे थे, उनके हटने के बाद उन्हीं को वो बना दिया गया। तो दिखता है कि किस प्रकार की प्रक्रिया होती थी इलेक्शन कमीशन के चयन की। आज ये इलेक्शन कमीशन के चयन पर प्रश्न उठा रहे हैं। पर स्वागत है SIR पर जो प्रक्रिया पर जो कोर्ट ने मोहर लगाई, उसका स्वागत है। उसके चलते हुए लोकतंत्र मजबूत होगा, लोकतंत्र की प्रक्रिया मजबूत होगी। असल में इन लोगों को तो घुसपैठिए वोट से प्यार है। इनके नेता हैं गुलाम अहमद मीर, सॉरी, उन्होंने झारखंड में कहा था ना, हम गैस का सिलेंडर जो सस्ते दाम वाला हम घुसपैठियों को भी देंगे। ये उनका भाषण है, पब्लिक डोमेन में भाषण है। तो इनके लिए तो वो सबका सब वोट बैंक है। और मैं एक उदाहरण और देकर बात अभी रोकता हूँ। SIR में पता लगा कि एक पिता के 350 बच्चे हैं, और कई ऐसे पिता थे जिनके 100 से अधिक बच्चे थे, जहाँ 100 बच्चों का एक ही पिता थे। ये भी जानकारी मिली SIR के दौरान। तो ये सब एनॉर्मलीज को हटाना चाहिए, ये जरूरी है। वोटर लिस्ट शुद्ध होनी चाहिए, जरूरी है। और ये भूल रहे हैं कि आसाम के अंदर तो एक नहीं 3 घटनाएं ऐसे हुई, जबकि जो घुसपैठिए थे वो चुनाव लड़ बैठे, उनके इलेक्शन चैलेंज हुए, असेंबली के इलेक्शन। अभी के नहीं, पहले की, मैं 90 की दशक की बात बता रहा हूँ। चैलेंज हुए तो वो उनका काउंटरमांड हुआ इलेक्शन। तो ये तो स्थिति है, और ये चाहते हैं कि इन्हीं घुसपैठियों के सिर पर
चुनाव जीतना चाहते हैं जीते। ठीक है सर, लेकिन डिस्क्रिपेंसीज अगर हैं तो वो भी काम इलेक्शन कमीशन का ही है। किसी भी तरीके की अगर समस्या और कोई वैध वोटर छूटता है तो उसको भी शामिल करने की, लेकिन हमें साथ में ये भी ध्यान रखना होगा कि उसकी भी अपनी एक प्रक्रिया है, और अगर डिस्क्रिपेंसीज हैं तो पूरी की पूरी प्रक्रिया को आप ये नहीं कह सकते कि नहीं प्रक्रिया तो होनी ही नहीं चाहिए। क्या कह रहे सिंह साहब? जल्दी से 10 सेकंड में अंश में लेती हूँ, आपके पास भी आती हूँ। नहीं, प्रक्रिया है, मैं कह रहा हूँ प्रक्रिया है, परंतु अब जैसे मेरा वोट SIR के अंदर, मैं आपका पोलिंग बूथ नंबर 40 रेंजर नगर में, न्यू रेंजर नगर दिल्ली में रहता हूँ, मेरा वोट कट गया था क्योंकि मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ मैं पहले नहीं रहता था 2003 के अंदर, 2002 के अंदर, तो कट गया। मेरे को जानकारी मिली, मैंने जाकर अपना डॉक्यूमेंट पेश किए, उन्होंने मेरा वोट एनरोल किया। अब ये जो ओनर्स है वो वोटर के ऊपर है कि वो अपनी प्रक्रिया को ठीक ढंग से करे और अपना जो डॉक्यूमेंट पेश करे और अपना वोट ठीक रखे, ठीक है, अपना वोट बनवाए। ठीक है सर। डॉक्टर पूजा, ऐसा तो नहीं हो सकता कि 22 लाख वोट मृत थे, उसमें से 8, एक सेकंड और पूर्णिमा, एक सेकंड, 22 लाख वोट मृत थे जो डेड वोटर थे बिहार के अंदर, उसमें से सॉरी बंगाल के अंदर, उसमें से 8 लाख वोटर ऐसे थे, 8% वोट ऐसे थे जो पिछली बार भी वोट डाल आए थे। ठीक है सर। डॉक्टर पूजा, विपक्ष की तरफ से पूरी कोशिश की गई इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाने की। आज सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि सब कुछ संविधान के तहत है, सब कुछ उनके अधिकारों के तहत है, आर्टिकल का जिक्र कर दिया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का जिक्र सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया। लेकिन जब किसी संवैधानिक संस्था को विपक्ष कमजोर करने की कोशिश करता है तो क्या ये लोकतांत्रिक है? नहीं हो सकता ना ये लोकतांत्रिक। आप लोग लोकतंत्र की बात करते हैं, आप लोग संविधान की बात करते हैं, जब सब कुछ संविधान नहीं थे, और आज उस पर तो सुप्रीम कोर्ट की भी मुहर लग गई। अब मैं अगर आपसे पूछ लूं कि आप माफी मांगेंगे क्या इस पर? पूर्णिमा जी आपको नमस्कार, साथी लोगों को भी नमस्कार जी। अभी आपने कहा कि क्या हम माफी मांगेंगे, क्या इलेक्शन कमीशन ने आकर के माफी मांगा कि जो BLOs थे जिन्होंने आत्महत्या कर ली, मैं जिनकी जो प्रेशर से डेथ हुई, जिन्होंने आत्महत्या की, उत्तर प्रदेश में BLO ने आत्महत्या की, ये कहते हुए कि उसके ऊपर में प्रेशर बनाया जा रहा था कि जो वैध वोटर्स हैं उनके नाम काटे जाए। ये तो ऑन रिकॉर्ड है ना, उसने हॉस्पिटल के बेड पे ये बात बोली और वो अब इस दुनिया में नहीं है। तो क्या इलेक्शन कमीशन ने आकर के उसकी जिम्मेदारी लेते वक्त माफी मांगी? क्या उसके परिवार से माफी मांगी कि ये प्रेशर कौन डाला था? क्या जो प्रेशर डाला था उसके ऊपर में कार्रवाई हुई? अभी आप कह रहे हैं कि ये तो सबको पता है कि पीपल्स एक्ट के तहत ये इलेक्शन कमीशन के पास में अधिकार आता है कि वो SIR कराए। SIR संवैधानिक है, इसमें किसी को डाउट ही नहीं था। परेशानी किन चीजों से? परेशानी ऐसी चीजों पे थी ना जहाँ पे जो आपने अभी 27 लाख को वेस्ट बंगाल में देखा ही, जब जज कहते हैं कि ठीक है आप इस बार वोट नहीं डालेंगे, अगली बार डाल दीजिएगा, ये कोई बात नहीं होती ना पूर्णिमा जी। अगर डॉक्टर पूजा मिश्रा पूर्णिमा वैध वोटर है तो ये इसी बार क्यों नहीं डालेंगे? ये तो हमारा संवैधानिक अधिकार का हनन हो गया ना कि अब में तो डालना ही पड़ेगा, और आप कह रहे कि नहीं आप अगली बार डाल दीजिएगा। तो ये जो प्रश्न रहे हैं, क्या ये प्रश्न सॉल्व हो गए हुए हैं? हालांकि समाजवादी पार्टी सुप्रीम कोर्ट नहीं गई हुई थी, ये जो फैसला भी आया बिहार के मामले में आया हुआ है, समाजवादी पार्टी ने 2024 से लेकर के अब तक बहुत पत्राचार किया हुआ है इलेक्शन कमीशन के साथ में, चाहे वो ऑनलाइन फॉर्म में हो चाहे वो लिखित फॉर्म में हो। हमने 2024 के इलेक्शन में पूर्णिमा जी लिखित तौर पे नाम सहित जो गलत हरकतें कर रहे थे बूथों पर वो भी दिया है। तो 24 से 26 आप बैठे क्यों हैं? सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गई पूजा जी? नहीं, 24 से 26 आप सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गई, मुझे बताइए पूर्णिमा जी। क्योंकि हमें पता है कि अभी देखा ना, जब सुप्रीम कोर्ट कहती है कि 27 लाख अभी जो है वोट ना करें, अगली बार वोट डाल दीजिएगा, तो मतलब आपको न्यायपालिका पे भरोसा नहीं है? पूर्णिमा जी, हमें जो हमारा संवैधानिक अधिकार हम उसको एक्सरसाइज करेंगे, जो हमारी पार्टी को जैसा ठीक आपके पास ये अधिकार है ना एक नागरिक के तौर पर, पार्टी के तौर पर नहीं कह रही हूँ पूजा जी, नागरिक के तौर पर आपको अधिकार है ना कि आपको अगर किसी से समस्या है, यू हैव ऑल द राइट टू गो टू सुप्रीम कोर्ट। और अगर आप कह रही हैं हमने ये देख लिया कि ऐसा हुआ, तो इसका मतलब आपको सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं है, आपको न्यायपालिका पर भरोसा नहीं है। एंड इफ आई एम नॉट मिस रीडिंग इट, यू कैन करेक्ट मी, मतलब आप मुझे बता दीजिए अगर मैं गलत समझ रही हूँ आपकी बात से। जब हमें सुप्रीम कोर्ट जाना होगा हम जाएंगे। तो फिर 2 साल से काहे बैठी है मैडम? 2 साल से क्यों बैठी है? इतनी समस्या 24 से 26 हम पत्राचार कर रहे हैं। अरे पत्राचार से ऊपर निकलिए, जाइए सुप्रीम कोर्ट, आपके लिए दरवाजे खुले हैं। नहीं, बिल्कुल मौका नहीं मिलेगा ना फिर इस पर बात करने का।
फिर इसको आप लोग इनकैश नहीं कर पाएंगे कि हमने 24 से 26 पत्राचार किया, हम सुप्रीम कोर्ट नहीं गए, हमको जब जाना होगा तब हम जाएंगे, तो मतलब सब हम अपनी सहूलियत के हिसाब से करेंगे। मीनवाइल हम इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाते रहेंगे। क्यों नहीं उठाएंगे? नहीं, आप उठाइए, मैं तो कह रही हूँ जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए, इलेक्शन कमीशन को आईना दिखाइए, आप बताइए वहां पर जाकर कि इलेक्शन कमीशन कैसे गलत है। किसने रोका आपको, बताइए। इलेक्शन कमीशन को भी आईना दिखाएंगे, अपना कब 29 से पहले सुप्रीम कोर्ट या 27 में? हम तो कर ही रहे हैं, हम तो कर ही रहे हैं, और हम अभी अपना जो कार्य जैसे करना, हमारी पार्टी की जो नीति रहेगी हम उसके अकॉर्डिंग करेंगे। हमें जब पत्राचार करना होगा पत्राचार करेंगे, जब हमें कोर्ट जाना होगा, कोर्ट में फाइल करना होगा, हम कोर्ट में जाएंगे। तो मतलब हल चाहिए तो आपको सुप्रीम कोर्ट जाना होगा मैडम। देखिए सीधी सी बात है, आपको हल चाहिए तो सुप्रीम कोर्ट आप जा सकती हैं, और अगर हल नहीं चाहिए, सिर्फ इस पर हमको बातें करनी है, तो 27 में उत्तर प्रदेश का चुनाव है, समय नजदीक है, जाइए सुप्रीम कोर्ट। पूर्णिमा जी, आपका कहने का मतलब इलेक्शन कमीशन से हम बिल्कुल उम्मीद छोड़ मैं दें। बस इतना कह रही हूँ कि आपके पास इलेक्शन कमीशन पर तो आपको मैडम भरोसा है ही नहीं, वहां तो ट्रस्ट डेफिसिट पूरा है, तो नहीं है अगर, तो फिर जाइए ना सुप्रीम कोर्ट। हम जवाब मांग रहे हैं तो आपको परेशानी क्या है? अरे तो सुप्रीम कोर्ट से जाके फैसला लाइए ना, जवाब नहीं मिल रहा तो 24 से 26 नहीं मिला पत्राचार करके। पूजा जी, मैं तो आपको तरीका बता रही हूँ, आप उस तरीके को अगर यूटिलाइज नहीं करना चाहती तो मत करिए, इस पर बात की जा सकती है सालों साल तक, क्या दिक्कत है? हम और आप मिलकर बहस करेंगे इस पर, और मुझे इस बात का यकीन है कि आने वाले समय में भी आपको इलेक्शन कमीशन पर भरोसा नहीं होगा पूजा जी, तो आपके पास तरीका है कि सुप्रीम कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए, लेकिन आपने कह दिया कि आपको वहां से भी ज्यादा उम्मीद है नहीं। ठीक, गवर्नमेंट टीएमसी गई हुई ना सुप्रीम कोर्ट। अरे तो आप भी जाइए ना, आप भी जाइए, किसी ने मना थोड़ी किया। जाएंगे ना, आपके कहने से वन नहीं लाइन में जाएंगे मैं ना। क्रक्स ले रही आप हूँ हमारी मैम, पार्टी का नहीं एक लाइन में मैं ना। क्रक्स ले रही हूँ। हमारी नहीं, वो जो- फैसले आप हमारी करिए, जो- वो जो फैसले आप strategy करिए, आई एम नॉट strategy इवन आप इंटरेस्टेड। मैं एक लाइन का आप क्रक्स ले रही हूँ बिल्कुल भी कि बताइए। आपको इलेक्शन आपको कमीशन से इस बात उम्मीद पे है, कहना इसीलिए चाहिए आप कि पत्राचार कर रही हैं। इलेक्शन कमीशन से दूसरी अगर बात, आप पत्राचार सुप्रीम करना कोर्ट तो इसीलिए जो नहीं बयान जा रही दे देना। क्योंकि आपको लगता है कि बंगाल से भी याचिका गई, वहां पर कुछ नहीं हुआ, तो हमारा भी कुछ नहीं होगा। सीधी सीधी बात यह है। सोनम जी, आपके पास आती हूँ। सोनम जी, क्या सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला लोकतंत्र के साथ साथ चुनाव आयोग को भी मजबूत करता है? क्योंकि विपक्ष जो आज कह रहा है वो आगे भी कहेगा, जितने जितने स्टेट में एसआईआर होगा वो तब भी यही कहेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला कितनी मजबूती दे रहा है एक संवैधानिक संस्था को? जी पूर्णिमा जी, सबसे पहले सबको मेरा नमस्कार। देखिए, सबसे पहले तो हमें देश की दो सबसे बड़ी जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन, इनकी जो भी मर्यादाएं हैं उनका ज्ञान और सम्मान हमें एक देश के नागरिक होने के नाते हम तमाम जो देशवासी हैं सबको करना चाहिए। चुनाव आयोग ने साफ कहा है कि कानून के मुताबिक की गई कोई भी कार्यवाही इलीगल नहीं हो सकती है, और देश की सबसे बड़ी अदालत ने इस कानूनी प्रक्रिया पे मुहर लगाई है। हमारी पार्टी एलजेपीआर और हमारे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी हमेशा से कानून और इस तरह के संविधान के द्वारा जो भी संवैधानिक प्रक्रियाएं की जाती है उसके हमेशा से वो पक्षधर रहे हैं। और देखिए, विपक्ष जी, आपने सही कहा कि ये लगातार डे वन से इस चीज को लेकर के इशू बनाते रहे हैं, और हमें ये देखना होगा कि हमारी जो देश की जो जनता है वो हमेशा से हमारे साथ रही है, हमारे एनडीए के सपोर्ट में रही है, क्योंकि उन्हें ये पता है कि उनके हक को मारने के लिए जिस प्रकार से ये लोग घुसपैठियों को सपोर्ट किए हैं, जिस प्रकार से वो निरंतर जैसे वोटर कार्ड को लेकर के भी बहुत सारी चीजें इन्होंने जो बताई है, पिछले हमारे बिहार में भी जब चुनाव हुए थे तो इसी प्रकार से इन्होंने चीजों को उठाया था। तो देखिए, लगातार चुनाव हुआ और हमारी जो एनडीए की सरकार है उसके साथ हमारी पूरी देश की जनता आई, और इस बात से ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि हमारी जनता बिल्कुल भ्रमित होने वाली नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो भी फैसला आया है वो सर्वोपरि है और सर्वमान्य है। ठीक है जी। सीमा पटनाहा जी, इलेक्शन कमीशन की कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी को आज इस फैसले के साथ मजबूती मिली है, लेकिन जो अभी आपने सुना, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता पूजा जी भी कह रही थी कि क्या हुआ, बंगाल में चले गए याचिका लेकर, कुछ भी नहीं हुआ, तो हम इलेक्शन कमीशन से उम्मीद रखें, लेकिन इलेक्शन कमीशन भी बर्बाद है, बेकार है इनके हिसाब से। तो सुप्रीम कोर्ट पे भी भरोसा नहीं, इलेक्शन कमीशन पे भी भरोसा नहीं, तो फिर किस पर भरोसा करेंगे? सर्वप्रथम तो मैं आपके सबको, जो हमारे साथ आज पैनलिस्ट है, सबको नमस्कार करती हूँ।
देखिए हम किसी पे सीधे सवाल उठा देते हैं, चाहे हमारी संवैधानिक संस्था हो या सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कोई भी है, ये हमारी सबसे बड़ी गलत फहमी है। कोई भी संवैधानिक संस्था है वो संविधान के अनुकूल ही काम करती है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने अगर उस पर आदेश दिया है या उसे सही माना है, तो सुप्रीम कोर्ट एक सर्वोच्च न्यायालय है जहाँ पर पूरे देश को, पूरी हमारी न्यायपालिका, सभी को विश्वास रहता है। तो कभी भी अगर कोर्ट ने इस चीज़ को सही माना है तो हम लोगों को भी उसका सम्मान करना चाहिए। और किसी पे अचानक सवाल उठा देना, किसी संवैधानिक संस्था पे सवाल उठा देने से पहले हमें प्रॉपर उस पर स्टडी करनी चाहिए। हमें हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ द जो पीपल एक्ट है उस पर हमें 1950 उस पर हमें पढ़ना चाहिए, उसको प्रॉपर पढ़ना चाहिए। आर्टिकल 324 को पढ़ना चाहिए हमें। उसके बाद अगर कहीं कमी रहती है, अगर हमारी जो हमारा इलेक्शन कमीशन है अगर उसमें प्रॉपर नहीं, हमें रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए, उसमें प्रॉपर प्रावधान है कि अगर कहीं से किसी का नाम छूटता है, कोई गलती होती है तो आप आइए और उसमें सुधार करवाइए, उसमें प्रॉपर सेक्शन दिए हुए हैं। तो हमें अगर सीधे नहीं है कि आप उठाया और सीधे सुप्रीम कोर्ट, भाई सुप्रीम कोर्ट भी तो संविधान के अनुसार ही चलेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो दिया वो न्याय संगत है, उसने प्रॉपर उसका हमें सम्मान करना चाहिए। हमें पूरे देशवासियों को सम्मान, इस तरीके से विपक्ष हो या कोई भी अगर हमारी न्याय प्रणाली पर ही सवाल उठा देगा या हमारी संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल दे, तो ऐसे देश तो नहीं चल पाए, ऐसे कार्य तो हमारे देश में कोई हो ही नहीं पाएंगे। संजय राणा जी, कितना बैकफायर कर रहा है ऑपोजिशन का ये नैरेटिव? एसआईआर असंवैधानिक है, प्रक्रिया गलत है, लूप होल्स हैं। लूप होल्स हो सकते हैं, यहाँ तक मैं रुकती हूँ कि लूप होल्स हो सकते हैं, डिस्क्रिपेंसीज हो सकती हैं, और उस पर एक प्रक्रिया है जिसका पालन होना चाहिए और उसको करेक्ट करवाना चाहिए, क्योंकि एक वोटर का राइट है वोट देने का। लेकिन कितना नैरेटिव ये बैकफायर करेगा, खासतौर से सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद? देखिए पूर्णिमा जी, गुड इवनिंग टू फॉलो पर। देखिए बैकफायर, ऐसा कौन सा नैरेटिव है विपक्ष का जो बैकफायर नहीं हुआ है? पिछले 5 साल को उठा दिए सभी बैक और फायर तो होता है ना, बैक ही बैक लग जाता है, तो सारे में बैक पेपर चलना है। अभी आपने सुन रहे होंगे, देखिए जब सुप्रीम कोर्ट कोई जजमेंट देता है या कोई भी कोर्ट जजमेंट देता है तो पक्ष और विपक्ष दोनों को सुनता है। यहाँ पे आके बहुत अच्छे तर्क लोग, प्रवक्ता लोग रखते हैं। हमें समझ आता है इतने बड़े बड़े वकील हैं समाजवादी के, तो हमारे गुरुजी वकील हैं कपिल सिब्बल साहब, क्यों वहाँ पे सो गए थे? क्या वो तर्क नहीं दे पा रहे थे जो तर्क यहाँ पे दे रहे हैं? तर्क तो वहाँ दे सकते थे। तर्क देने के बाद भी अगर आपकी बात नहीं सुनी जाती, इसका मतलब आप झूठ का पुलिंदा बना रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने पत्राचार किया, हे कैमरा मेरे पत्र का उत्तर दे दो, हे लाइट मेरे पत्र का उत्तर दे दो। ना लाइट देगा ना कैमरा उत्तर देगा। उत्तर वही देगा जिसको उत्तर देना चाहिए, यानी राइट जगह पे आप कोई चीज प्रश्न पूछेगा तो उत्तर मिलेगा। और आपने पत्राचार चाहे वो किसी भी तरीके से किया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो चाहे वो कागज पे लिख के दिया हो, आज के जमाने में आपको आंसर मिलेगा। हर बार इन विपक्षों की आदत बन चुकी है संस्थानों पे प्रश्न चिन्ह उठाने की। इसी संस्थान में सिंपल सी बात करता हूं, एसआईआर क्या केरला में नहीं हुआ? वहां पे चाचा जी कैसे जीत गए? कैसे जीत गए? एसआईआर क्या तमिलनाडु में नहीं हुआ? वहां पे टीवी के भैया कैसे जीत गए? वहां पे बोलती बंद हो जाती है, लेकिन बोलती कहां पे? बंगाल, मेरा बंगाल, मेरा बंगाल। बंगाल की जनता ने इनको आईना दिखाया। आईना वो दिखाया कि भैया टोपी वाले के साथ ज्यादा टोपी पहनाओगे तो तुम्हें टोपी कोई पहना के बाहर कर देगा। टोपी पहना दी गई है। तो समस्या क्या है कि आप बात करते हो एसआईआर का, ये प्रणाली है। ये बताइए नवीन चावला कौन थे? हमारे कोई मित्र ने इलेक्शन कमिश्नर, नवीन चावला कौन थे जो 2009 में इलेक्शन कमिश्नर बनाए गए थे? किसके पप्पू थे और किसके पपेट थे? पता नहीं है क्या? और कैसे इलेक्शन जिताया गया था सबको पता। लेकिन क्या अटल आडवाणी जी ने क्या हल्ला मचाया था कि संविधान जो है, जो इलेक्शन कमीशन चोर है? वो कोई हल्ला नहीं मचाया था ना। समस्या क्या है कि आपको अपनी संस्थानों पे विश्वास नहीं इसलिए नहीं है क्योंकि आपके ऊपर जनता का विश्वास नहीं है। आप टीवी और ट्विटर पे तो आप लड़ रहे हो, लेकिन ना कोर्ट में खड़े हो पा रहे हो, ना जनता के दरबार में खड़े हो पा रहे हो, ना पत्राचार के माध्यम से खड़े हो पा रहे हो। हर जगह ध्वस्त है। और बैकफायर की बात मत करिए पूर्णिमा जी, इनके बैकफायर में कुछ आता है, इनके बैग में कुछ आ ही नहीं रहा। फेल पे फेल, फेल पे फेल, फेल पे फेल, मतलब गैस मार्क मिलने के बाद भी फेल हो जा रहे हैं। तो ये इस विपक्ष की लाचारी है। और समस्या क्या है, जहां पे राहुल गांधी का एजेंडा चलेगा वो ध्वस्त होना ही है। 99 पे आ चुके हैं, बस एक चुनाव और, अभी तो बहुत सारे स्टेट में चुनाव है, उसके बाद सैकड़ा पार कर लेंगे और हम लोग उनको क्या कहते हैं ना, सेंचुरी का एक उपाधि देंगे जिसमें लिखा होगा 100 चुनाव हारने वाले राष्ट्र के प्रथम नेता। तो ये चुनाव प्रणाली पे तो प्रश्न उठाएंगे। किसी भी संस्था पे हम बोलते, यहाँ की बंगाल की बात हुई, बिहार की बात, एक आदमी, एक जनता लाके कोई खड़ा कर पाए कोर्ट के सामने? एक आदमी नहीं मिला।
फर्जी ही खड़ा कर देते एक आदमी कोर्ट के सामने, हिम्मत नहीं थी। इतने बड़े बड़े वकील हैं, कोई नहीं खड़ा कर पाया। क्यों नहीं खड़ा पाया? क्योंकि व्यक्ति था ही नहीं। बिहार में राजनीतिक रूप से इतने मतलब उनकी सोच इतनी स्ट्रांग है, एक का वोट काटिए ना पूरा सर रोड जाम कर देंगे। बंगाल का बंगाली इतना कमजोर है क्या कि आप वोट काट देंगे छोड़ देगा? जितने लोग थे अवैध थे या उनके पास प्रमाण नहीं थे। अगर प्रमाण नहीं है तो आप डरोगे, क्योंकि पता आपको जमीन छोड़नी पड़ेगी। ठीक है पूर्णिमा जी, आपने जब मेरा लास्ट वक्तव्य था उस टाइम पे आपने कहा था कि विपक्ष जब संवैधानिक संस्थाओं से सवाल पूछता है तो हम उसको जो है कमजोर करने का काम कर रहे हैं। देखिए, जब जवाबदेही ली जाती है, जब जो है सरकार से सवाल पूछा जाता है, इन सभी संस्थान से सवाल पूछा जाता है जिनको जवाब देना भी चाहिए। अगर यहाँ पे बात आ रही है कि डिस्क्रिपेंसीज थे, तो डिस्क्रिपेंसीज क्यों थे? तो उसमें हम लोग सवाल पूछ रहे हैं तो उससे कमजोर नहीं होते, उससे बल्कि जो है ये सारी संस्थाएं जो है वो मजबूत होती हैं। लेकिन अगर कोई 3 बार कमजोर बोला करने का काम कर, मैंने 3 बार अपनी बात में ये भी बोला कि डिस्क्रिपेंसीज हैं और उसको दुरुस्त करने की जिम्मेदारी भी चुनाव आयोग की है। तो इस मामले में मैं और आप एक ही तरफ खड़े हैं। तो मैं और आप एक ही तरफ खड़े हैं क्योंकि सवाल पूछना तो जरूरी है। तब मैंने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए ये कहा कि इलेक्शन कमीशन का अधिकार है और तब भी आप इस पर भरोसा नहीं करते हैं, तो फिर ये गलत है। पूर्णिमा जी, वही तो मैं कह रहा हूं कि डिस्क्रिपेंसीज थी ना चुनाव आयोग की इस पूरी प्रक्रिया में, तो इसलिए हम उनसे सवाल पूछ रहे थे। लेकिन अगर कोई कमजोर करने का काम कर रहे हैं तो वो बीजेपी कर रही है, विपक्ष नहीं कर रहा। मैं बताता हूं कैसे, सिलसिलेवार तरीके से बताता हूं। अगर आप जो है चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयोग को जो है इम्यूनिटी देने का काम करते हैं, अगर वो जो है कोर्ट की पूरी प्रक्रिया से जो है वो बच जाते हैं, उनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं हो सकता है, तो आप उनको इम्यूनिटी देने का काम कर रहे हैं। आप संवैधानिक संस्थाओं को जवाबदेही के दायरे से बाहर करने का काम कर रहे हैं। आप उनको जवाबदेही के दायरे से बाहर करने का काम करते हैं। अगर आप मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति में अगर आप जो है अपने ही 2 मंत्रियों को बिठा देते हैं, प्रधानमंत्री और मोदी उनके एक मंत्री बैठ के पार्सल करते कि इसको बना दो, चलो उसको बना दो, और विपक्ष के नेता को आप जो है एक मात्र नंबर के लिए, एक फॉर्मेलिटी के लिए रख देते हैं, तो हम लोग आपसे सवाल पूछेंगे। आपने ईडी सीबीआई का तो बात ही मत करिए, वो तो पुरानी बात होगी। आपने कितने सारे नेताओं को आपने कर दिया। तो ईडी की बात होगी तो मुझे आज ही आपको केरलम लेकर जाना पड़ेगा। फिर कर लीजिए, मैं केरलम चलूंगी आपके साथ। बताइए, ईडी सीबीआई में आप मुझे बताइए, ईडी सीबीआई पे आप केरलम जा रहे हैं, मैं असम जाऊंगा, मैं हेमंत बिस्वा शर्मा के पास जाऊंगा कि उनको आज नहीं, आप पुराने पे जाएंगे, मैं आज के पे जाऊंगी। फिर नहीं, तो आप जाइए, आज आप केरल पे जाइए। लेकिन आप केरल पे जाएंगे तो मैं बंगाल पे भी जाऊंगा कि जहां पे शुभेंदु अधिकारी पे भी मैं जाऊंगा। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं, इस पूरी प्रक्रिया को जहां पे सही ठहराने की जो बात की जा रही है, आपको पता है बंगाल में जो 83 लाख लोगों के नाम कटे थे और उसके बाद रेक्टिफाई होकर जो 4000 नाम सही हुए थे, उसमें से हमारे प्रत्याशी भी थे फरक्का विधानसभा के, जो वहां से विधायक भी चुनकर आए हैं। तो सोचिए, जो एक विधायक प्रत्याशी जो कि बाद में विधायक भी बना, अगर उसके साथ इस प्रकार से डिस्क्रिपेंसीज हो रही है तो बाकी लोगों के साथ क्या हो रहा है? हमने ये भी देखा इस पूरी प्रक्रिया में जो बिहार में चलाया आपने, कि इनके राकेश सिन्हा जैसे तमाम, संतोष ओझा, कितने सारे ऐसे इनके नेता थे जो दिल्ली में भी वोट डाल रहे थे और बंगाल बिहार में भी जाके वोट डाल रहे थे। उसमें कब तक जो प्रेजेंटेशन के दौरान लोग लाए थे, अंश लेकर गए थे उनको सुप्रीम कोर्ट। जो प्रेजेंटेशन के दौरान लोग लाए थे वो गए सुप्रीम कोर्ट, लेकर गए उनको। पूर्णिमा जी, आपको पता है राहुल गांधी जी ने तमाम प्रेजेंटेशन कर ली और उसको बाद हमने इस पूरे मसले को हमने कोर्ट में भी लड़ने का काम किया। बिहार में हमने मैं बताता हूँ, हम 15 नाम मांगे, तो उन्होंने 15 नाम मांगे थे कि जो मृत है आप उनको लेकर आ जाइए, हम पूरी प्रक्रिया निरस्त कर देंगे। हम 17 लोग लेकर आ गए थे। आप मुझे ये बताइए, हमने 17 लेकर आ गए, 15 को, लेकिन पॉइंट अंडरस्टूड। वो प्रक्रिया निरस्त। मैं लास्ट लैप में हूँ, इसलिए टाइमर ओके। आज ये पूरा पॉइंट समझ गई आपकी बात में, समझ गई, सब लोग भी समझ गए। ये कहा जाता है, अरे आपने तो एक सीबीएसई के उस बच्चे को भी एंटी नेशनल करार दे दिया था, जिसमें जो है बाद में सीबीएसई ने एक पता चला कि उसकी खुद की गलती से आपने उस बच्चे को एंटी नेशनल करार दे दिया। इनकी सरकार ने, आप यहाँ पे क्या बात करें, विपक्ष पे इस्तीफा फोड़ने का काम करें कि हम लोग एंटी नेशनल। किसकी आप एंटी नेशनल, किस बच्चे की बात कर गए अंश? सीबीएसई में जिस बच्चे का फिजिक्स के पेपर में ट्रोलर्स थे ना, सीबीएसई ने कहा ना कि हमारी गलती है, नहीं कहा सीबीएसई ने। जिसने नीचे लिखा वो ट्रोलर्स थे ना। आपके ट्रोलर्स निकालूं अभी, या आपके जो ट्रोलर्स दूसरी तरफ जाते हैं उनको निकालूं? तो कौन क्या क्या कह रहा पता है आपको? ट्रोलर्स पर थोड़ी बहस करने के लिए बैठी हूं मैं।
संजय जी IT सेल इनकी- एक मिनट जल्दी से, फिर इसके बाद सिंह साहब पूजा जी आपके पास आएंगे, एक मिनट रखेंगे जल्दी से। देखिए बीजेपी के ओके आप सुन लीजिए, टाइम खत्म है आंशा आपका। बीजेपी की बातें बीजेपी रिप्लाई करेगी, लेकिन संवैधानिक बातें बताना बहुत जरूरी है। भाई साहब चिल्ला चिल्ला के मातम मना रहे थे कि भैया कानून के हिसाब से काम नहीं हो रहा, केस नहीं हो रहा। ये बताइए कोई संस्थान पे बैठा हो व्यक्ति पे केस कौन सरकार करेगी? आपको लगता है कोर्ट क्यों नहीं जाते, एफआईआर क्यों नहीं करते हो? दर्ज कराओ। बिहार की चर्चा कर रहे थे, उन फलाने नेताओं ने किया, वो फलाने नेताओं ने किया। ये भैया एक आदमी आप खड़ा नहीं कर पाए थे, एक आदमी। जहां तक प्रेजेंटेशन की बात हो रही है, प्रेजेंटेशन किसका हो रहा था? म्यांमार से प्रेजेंटेशन हो रहा था, पाकिस्तान से हो रहा था, और विदेशों से आईपी एड्रेसेस पाए जा रहे थे। किस प्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं? जहां पे आप ब्राजीलियन मॉडल फर्जी करके क्रॉप करके लगा दिया और असली आदमी आके आपके मुंह पे एक तरह से तमाचा मार के चला गया और बोला, और इंडियन एक्सप्रेस में दूसरे दिन चीजें छप के हुई थी, दिखा दिया गया थी फर्जी है, जो प्रेजेंटेशन दिया गया तो गलत है। तो क्या जो समस्या कांग्रेस की क्या है? झूठ का पुलिंदा बनाने लगी है, सिर्फ झूठ परोसा जाएगा। अभी किसकी बात कर रहे थे? एक ट्रोलर की बात कर रहे थे, बच्चे एंटी नेशनल। अरे भैया एंटी नेशनल मतलब एंटी नेशनल। आप तो कॉकरोच के सहारे जी रहे हो, कॉकरोच को पैर पकड़ के सोच रहे हो कि मोदी को हरा दोगे। अरे अपनी नीतियों पे हराओ, कॉकरोच के सहारे मत जियो, ट्रोलर के सहारे मत जियो, ट्रोलर के सहारे हार जाओगे। सिंह साहब आप ही, सिंह साहब। मूल बात फिर वापस वही है कि जो एसआईआर की प्रक्रिया है वह लोकतंत्र को मजबूत करने की प्रक्रिया है। इन्होंने उस पूरी प्रक्रिया पर प्रश्न उठाया था। कांग्रेस पार्टी ने बिहार इलेक्शन के दौरान में खूब जाकर हल्ला किया कि वोट चोरी करके इन्होंने खूब अपनी यात्रा भी निकाली। बिहार की जनता ने मुंह तोड़ जवाब दे दिया इनको। और फिर जो लोग वोटर मर चुके हैं उनको जिंदा कैसे कर लेंगे आप? ये जो कहते हैं ना कि हमने 17 लोग खड़े किए थे, अरे अगर आपकी पार्टी नीचे जिंदा है तो 1700 लोग लाते, खड़े करते, प्रोटेस्ट करते। किसी एक ने प्रोटेस्ट नहीं किया, परंतु आपको कोरी राजनीति करनी है, आपको संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न उठाना है ताकि आप अपना जो एजेंडा है नक्सलवाद वाला, अर्बन नक्सलवाद वाला जो एजेंडा है उसको आगे बढ़ाएं। जो आपको सोरोस की फंडिंग से एजेंडा है उस एजेंडा को आगे बढ़ाएं ताकि यहाँ पे जितने संवैधानिक संस्थाएं हैं, वो इलेक्शन कमीशन है, वो आर्मी है, वो सुप्रीम कोर्ट है, सब पर प्रश्न खड़ा करना आपका एजेंडा है। उस पर आप चलते रहिए, लोग आपको उसका मुंह तोड़ जवाब देते रहेंगे। अभी बताया 99 हार चुके हैं, इस पर अगला चुनाव जो होगा 100 का आंकड़ा आपका पार हो जाएगा। ठीक है पूजा जी आपका क्लोजिंग कमेंट, क्योंकि अब एसआईआर तो यूपी में भी हो गई। पूर्णिमा जी, अभी मैं सुन रही भाजपा के प्रवक्ता और संजय जी जो है राजनीतिक विश्लेषण बड़ी बखूबी के साथ में इन्होंने एक दरकिनार कर दिया बात को कि भाजपा ने कभी प्रोटेस्ट ही नहीं किया था। 2009 में लाल कृष्ण आडवाणी जी ने यात्रा निकाली थी ईवीएम के अगेंस्ट में। जब ईवीएम से आप प्रश्न पूछ रहे थे तो इलेक्शन कमीशन से प्रश्न हो रहा था। तब का इलेक्शन कमीशन कोशिश कर रहा था कि वर्तमान विपक्ष को जवाब दिया जाए। और अभी का जो इलेक्शन कमीशन जो प्रश्न है पूर्णिमा जी, जिन बीएलओ से आत्महत्या की वो प्रश्न आज भी है। जिन बीएलओज ने अपनी नौकरियां छोड़ दी, जिन महिलाओं ने नौकरियां छोड़ दी प्रेशर में रहते हुए, वो आज भी प्रश्न है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपको पसंद आए नहीं पसंद आए, वो सर्वोच्च न्यायालय है, उसका फैसला सर्वमान्य है पूर्णिमा जी, वो सर्वमान्य रहेगा। और समाजवादी पार्टी उस रूल से अबाइड करती है, उससे दरकिनार नहीं कर सकते। पर जो प्रश्न है जो इलेक्शन कमीशन से है वो आज भी है और उस पे जो है देखने की जरूरत है। और हम अच्छी बात यह है, करते रहेंगे। अच्छी बात यह है कि ईवीएम पर सवाल पूछे जा सकते थे, इलेक्शन कमीशन से सवाल पूछे जा सकते हैं। तो ईवीएम पर जब आपने सवाल उठाए तो आपके लिए बाकायदा हैकेथॉन आयोजित किया गया, लेकिन उसके बावजूद आप संतुष्ट नहीं हुए। फिर आपने एक स्टेप आगे लिया कि चलो अब इलेक्शन कमीशन की तरफ चलते हैं। फिर इलेक्शन कमीशन एसआईआर कराता है, चलो एसआईआर को पकड़ते हैं। दोनों में डिफरेंस है पूजा जी, बस इतना कह रही थी। सोनम जी आपका क्लोजिंग कमेंट। ठीक है सोनम जी आपका क्लोजिंग कमेंट 30 सेकेंड्स रखेंगे प्लीज। सोनम जी जी पूर्णिमा जी, देखिए मेरा मानना है कि लोकतंत्र में सबसे ऊपर संविधान है। जब देश की सबसे बड़ी अदालत और चुनाव आयोग ने कानून के मुताबिक सब सही पाया है तो अब इस पर चर्चा क्यों? अब इस पर राजनीति होने की तो बात ही नहीं होनी चाहिए। तो अब इस पे विराम लगनी चाहिए, क्योंकि अब ये हमारे सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा भी लगता है आपको ऐसा होगा? जी मुझे उम्मीद तो नहीं है, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे साथ जो भी सहयोगी हैं उनको मैं ये बताना चाहती हूँ कि अब कम से कम इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। उनको अब समझ आनी चाहिए कि हमारी जो जनता है उनके इन सब लुभावनी बातों पर नहीं आने वाली है। विकास चाहिए हमारे देश की जनता को, और वो अगर विकास की बात करेंगे तो शायद जनता उनके सपोर्ट में आ सकती है। जी पूर्णिमा जी। जी
मैं ये कहना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि व्यक्ति जब कमज़ोर होता है तब ऐसे अनर्गल बातें, ये ऐसी बेवकूफ़ी वाली बातें कि कोर्ट चले जाओ, जब आप प्रॉपर स्टडी करते हो, जब जानते हो किसी विषय को, समझते हो कि कहाँ जाना है, प्रॉपर जगह पे, प्रॉपर सही स्थान पे, और किसी के सामने अगर सही बात रखोगे तब तो वो बात सुनी जाएगी। आप किसी भी बात को उठाकर आप सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, किसी के ऊपर कमेंट कर दो, किसी भी संवैधानिक, ये आपकी कमजोरी दर्शाती है। तो मैं यही चाहती हूँ कि सबको सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का सम्मान करना चाहिए, और जहां तक संवैधानिक संस्था है उनको भी सम्मान देना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद सवाल अब ये भी उठता है कि क्या विपक्ष लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है या फिर अपने राजनीतिक गणित को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है।